नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। 2 दिन पहले हमारे शहर में एक बहुत ही गंभीर घटना को हमने देखा। सारे अखबार में हमने पढ़ा भी और हमने भी उस खबर को आप तक पहुंचाया था। ये खबर आम खबरों से थोड़ी सी अलग थी। अलग इसीलिए थी क्योंकि ऐसे मामले जल्द बाहर नहीं आते हैं। एक पति अपनी पत्नी से और पत्नी के परिवार वालों से इतने ज़्यादा प्रताड़ित हुए कि उन्होंने अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। एक और घटना ऐसी थी कि जब ये पति और उनकी माता पत्नी के घर जाते हैं, उनके मैके जाते हैं, उन्हें समझाने के लिए, बुझाने के लिए कि आप घर वापस चलो, उसके बाद जो घटना घटती है और उस घटना से दुखी होकर माँ भी आत्महत्या की कोशिश करती है, मगर लोग उन्हें बचा लेते हैं। ऐसे कितने किस्से बाहर आते हैं, बहुत ही कम। इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अक्सर चर्चाएं होती हैं घरेलू हिंसा को लेकर, और घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस की बात आती है तब हमेशा एक पत्नी, एक महिला बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं, रखी जाती हैं, और हमारी जैसी चैनलों पर, अखबारों में और आम जनता के बीच में ज़्यादातर घरेलू हिंसा में पत्नी के लिए, एक महिला के लिए ही बातें होती हैं। पति कितने प्रताड़ित हैं, पति भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, मगर ये बातें शायद चर्चा में नहीं आती हैं। इसीलिए आज एक टाइटल के साथ हम आपके सामने आए हैं, पति भी होते हैं घरेलू हिंसा से प्रताड़ित। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हैं फैमिली लॉयर सबिहा सिंधी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। ये लॉयर हैं, उससे आगे मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम ऐसी बातें आप तक पहुंचाएं जो शायद खुलकर बाहर नहीं आती हैं। सबिहा जी, सबसे पहला यही सवाल है मेरा कि आप फैमिली लॉयर हैं, बरसों से प्रैक्टिस कर रही हैं, तो घरेलू हिंसा में बदलाव क्या आए हैं, किस तरह के बदलाव आप देख रही हैं? पहले तो हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात कर रहे हैं जो 2005 में आया, कॉन्स्टिट्यूशन जी, उसका जो भी एक्ट बना 2005 में, बड़ा नया लॉ था। उसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर किया था, न कि खाली हस्बैंड वाइफ की चर्चा थी उसमें, पर उसमें यहाँ तक कि अगर आप किसी के साथ रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप, अगर आपकी एंगेजमेंट हुई है और टूट गई है, या फिर आप थोड़े समय के लिए किसी से मिले और सम काइंड ऑफ वायलेंस हैज हैपेंड, वो सारा कुछ कवर किया था। सो इट इज़ बहुत एग्जॉस्टिव एक्ट है ये। पर क्योंकि ये नया एक्ट था, इसके लिए उस वक़्त जजमेंट्स भी धीरे धीरे करके आने लगे। एक नया कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई पत्नी के पास, जैसे पति ने निकाल दिया है और घर नहीं है उसके पास, तो एक घर की व्यवस्था करें या तो रेंट देने की व्यवस्था करें। वो पहली बार आया। कॉम्पनसेशन इन टर्म्स ऑफ क्रूवल्टी, कि पहले ये था कि भाई क्रूवल्टी है आपके ऊपर, तो पति को 2 साल की सज़ा हो गई या 4 साल की सज़ा हो गई या जो भी 498 के हिसाब से। मगर इस एक्ट के तहत अगर आपको क्रूवल्टी है तो उसके सामने आपको कॉम्पनसेशन का प्रोविज़न या प्रावधान रखा गया। तो काफ़ी अच्छा एक्ट था ये। अभी भी खैर है, उसमें धीरे धीरे बदलाव ये आए कि फिर मिसयूज़ वाली जो बात है, आपने जो हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि मिसयूज़ वाली जो बात है वो आने लगी। सो धीरे धीरे उसमें बदलाव उस तरीके से आना शुरू हुआ कि एडिशन के पहले ये था कि भाई खाली फीमेल्स ही रिस्पोंडेंट्स हो सकती हैं, अभी भी वैसा ही है। अब नया जो लेटेस्ट एक जजमेंट आई थिंक फरवरी में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया है, अभी लेटेस्ट जजमेंट है, जहां कोर्ट ने कहा कि अगर आप क्रूवल्टी के मायने थोड़े से चेंज किए कि इट इज़ फॉर द हस्बैंड, कि अगर आप अपने हस्बैंड को इतना प्रताड़ित करें जस्ट टू हैरेस हिम, कि आप उसकी नौकरी के ऊपर ले आएँ या आप उसकी नौकरी और रेप्यूटेशन के ऊपर ले आएँ, और वो समाज में इस तरीके से हलाक हो जाए कि वो खुद सोचे कि नहीं, मुझे जीने से, जैसे आपने अभी हम जो केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो कोर्ट ने कहा ये एक क्रूवल्टी है। ओके। सो अकॉर्डिंगली अब धीरे धीरे, भले ही एक्ट में बदलाव ना आया हो, पर मानस जो ह्यूमन नेचर है उसमें मेल्स की तरफ से काफ़ी बदलाव आया है। अब काफ़ी सोसाइटीज़ फॉर्म हो गई हैं
जो लोग ह्यूमन राइट्स जैसे है वैसा मेल राइट्स वाली सोसाइटीज़ फॉर्म हुई है। जी। तो जो काफ़ी बड़ौदा में भी फैमिली कोर्ट्स में हम जाते हैं तो देखते हैं कि 2-3 ऐसे फोरम्स हैं जो लोग हस्बैंड्स को एडवाइस कर रहे होते हैं। दे आर ऑल NGOs, अच्छा। मगर वो अब हेल्प करने लगे हैं। मतलब कि ये एक ऐसा पार्ट ऑफ सोसाइटी हो गया है क्रूअल्टी ऑन हस्बैंड्स कि वो अब चर्चा में आने लगा है। तो अब शायद डोमेस्टिक वायलेंस की जितनी भी और हमारे देश में जितनी भी चीज़ें बनी हैं, एक्ट्स बने हैं फीमेल्स के लिए, वो ऑफ कोर्स करेक्ट एक्ट्स हैं बिकॉज औरतों को इतने सालों से झेलना पड़ा है। पर अब वो जो बाइफरकेशन आ गया है कि झेलने वाली औरतें अलग रह गई हैं और जो बाकी लोगों को परेशान करने वाली एक अलग ब्रीड आई है तो वो चेंज अब आएगा भी थोड़ा सा। तो ये बदलाव देख रही हैं आप, और ऐसा बदलाव आया है। पहले ऐसे कहा जाता था, जैसे आप कह रही हैं कि बरसों से हम झेलते आए हैं, महिलाएं झेलती आई हैं, तो पहले ऐसा भी था और कहा जाता था, और हमने देखा भी है कि एजुकेशन की कमी की वजह से महिलाएं झेलती भी थी, महिलाएं बहुत प्रताड़ित अपने आप को होने देती थी। तो आज जब एजुकेशन में इतना ज़्यादा बढ़ा, एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, हर एक व्यक्ति पढ़ा हुआ नज़र आता है हमें, कुछ ट्राइबल एरियाज़, कुछ गांव को छोड़कर अगर हम देखें, तो ऐसे हालात में घरेलू हिंसा कहाँ पर है और किस तरह की घरेलू हिंसा सामने आती है? नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि ट्राइबल एरियाज़ में अलग है घरेलू हिंसा। डेफिनेशन सब जगह सेम ही लग रही है मुझे। फीमेल्स जहाँ तक सवाल है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद इतना चेंज आया है कि उनको अपने राइट समझ में आए हैं। जहाँ तक हम अनपढ़ लोगों की बात करते हैं, अब मेरे को अभी रिसेंट आई थिंक 3-4 साल पहले की बात है, एक लेडी आई थी जो आदिवासी कम्युनिटी की थी। उसके हस्बैंड, मैं एक्चुअली दूसरे काम से गई थी वहाँ पे, एंड आई वाज वांटिंग टू मीट द प्रोटेक्शन ऑफिसर, और वहाँ वो लेडी बड़ी चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि इसको क्या हुआ है। उसकी भाषा भी मुझे समझ में नहीं आ रही थी, बट देन वी केम टू नो कि ये जो लेडी है उससे उसके हस्बैंड के साथ सिर्फ इसके लिए नहीं रहना है क्योंकि उनके वहाँ टॉयलेट नहीं है। सो दिस मच ऑफ क्या बोलते हैं कि ये जो जागरूकता है, एजुकेशन ये लेके आया है। तो मैंने फिल्मों का असर भी है हाँ, बहुत कि मैं नहीं रहूंगी अगर तुम्हारे वहाँ। तो मैंने कहा मोदी जी ने अब तो अच्छा खासा कर दिया है आपके लिए कामकाज, आप देख लीजिए उसको। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अब एजुकेशन आने के साथ ये आया है, पर उसके साथ में एक हर एक कॉइन का एक फ्लिप साइड होता है। और उसी तरीके से ये फ्लिप साइड ये है कि शुरू में मैंने मार्क किया था कि फैमिली कोर्ट्स में और अदरवाइज भी मेंटेनेंस की जितनी मैटर्स आती थी, वो रियल में जिनको परेशानी थी वो मेंटेनेंस आती थी। अब मैंने देखा है कि बहुत लोअर स्ट्रेटा, जैसे घर में काम करने वाली बाई हुई, या अब ऐसे लोग आने लगे हैं। एंड यू नो, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है आपका जाना, पर अब ये हो गया है कि एक पॉइंट पर कोर्ट इतना हेल्प कर रही है हमें, तो अगर 1500 या 2000 भी देती है तो मैं काम क्यों करूं? वो जो एक एटीट्यूड आ गया है कि आप जो नीडी है, उसमें तकलीफ ये हो जाती है कि जो नीडी है वो तो कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाता है। सही है, क्योंकि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हमारी कम्युनिटी, लीगल एड का भी इतना सारा अवेयरनेस नहीं आई है लोगों में कि भाई एक लीगल एड है जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आप जाइए वहाँ पे हेल्प लीजिए। वो सब जो सही में जो नीडी लोग हैं उनको नहीं मिलता है ये चीज़। और जो पढ़े लिखे हैं वो एक अलग तरीके से इस एक्ट का यूज़ और मिसयूज़ दोनों कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरे पास काफ़ी मेल्स और फीमेल्स दोनों की मैटर्स होती हैं, पर 75% मेल्स हैं अभी हमारे पास, और हम देख रहे हैं उस चीज़ को कि प्रताड़ित मेल्स भी हैं। जी। पर जैसे आपने कहा वैसे कि बोलने में शर्म, कि अब ये बोलेंगे तो सोसाइटी क्या सोचेगी हमारे बारे में। पर अब खैर वो जो वेरियस फोरम्स हम जब कह रहे हैं कि पहले ऐसा था कि हस्बैंड डिवोर्स फाइल करने से भी डरता था। बिल्कुल। अब मेरा यही आगे का सवाल है कि कितने ऐसे घरेलू हिंसा के मामले आप लोगों के पास में आते हैं कि जिसमें पत्नी प्रताड़ित कम होती है, पति ज़्यादा प्रताड़ित है, और किस तरह की प्रताड़ना वो लोग झेलते हैं? अब जैसे कि फीमेल्स अगर पुलिस स्टेशन जाती हैं जी, हमारे पास बहुत पुराना केस है, आई थिंक 7-8 साल हो गए इस बात को, पर वो लेडी पुलिस स्टेशन अपने ही नाखून से पूरी बॉडी में स्क्रैचेस करके और उसके बाद में अच्छे से मैनिक्योर पेडिक्योर करवा के आप पुलिस स्टेशन जाते हैं कि साहब मुझे देखिए क्या किया है। वो हॉस्पिटल में एक रिपोर्ट भी बन जाता है उनका, और उसके बाद में
हस्बैंड उस वक्त उस घर में भी नहीं थे, जी। उनको 2 दिन के लिए अरेस्ट किया गया और उसके बाद में छोड़ा उनको। पर अल्टीमेटली पता हमको चला जब कि उन्होंने कैमरास रखे घर में लगाए। ओके। तो जब दूसरी बार की कंप्लेंट हुई तब हमें समझ में आया कि पूरा क्या उनका तामझाम है मैडम का, कि इस तरीके से काफ़ी मिसयूज़ होता है। जब किसी को परेशान ही करना है, हैरेस ही करना है, तो उस तरीके का जो चीज़ें हैं वो गलत हैं, जिसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स बहुत मतलब ध्यान भी दे रही हैं इस चीज़ पर। और अगर कोई केस सामने आता है तो उसमें कॉम्पनसेशन प्लस पेनल्टी का भी प्रावधान किया है उन्होंने। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स दोनों, हमारी भी कोर्ट्स फॉर दैट पर्पस, अब कंप्लेंट्स को बहुत सीरियसली लेती हैं। क्या क्या ऐसे मुद्दे होते हैं पति जब पहुंचता है कोर्ट या लॉयर के पास में, तो किस तरह की प्रताड़ना होती है, यानी महिलाएं किस तरह उनसे परेशान करती है? जैसे आपने एक एग्जांपल तो दिया, मगर जब इस ऐसी परेशानियों में उस पत्नी का परिवार भी जुड़ जाता है। यहाँ पर मैं इस बात का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, जिन्होंने अभी आत्महत्या की, उसमें उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि जब मैं तुझसे शादी करना चाहता था तो तूने कहा था तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे शादी करने की, तो मैं उस औकात तक पहुंचा और उसके बाद में मैंने तुझसे शादी की। उसके बाद भी जब मुझे तुम इतना परेशान करती हो तो फिर मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रहता, ये उन्होंने लिखा है। तो ऐसी तो कौन सी परेशानी, क्योंकि फिर उसमें ये भी मेंशन किया है उन्होंने कि उनका पूरा परिवार जुड़ गया था कि बस अब इसे परेशान करना है। तो किस तरह के कभी मामले सामने हाँ, आते हैं? सही बात है आपकी, क्योंकि फैमिली सपोर्ट करती है जी। वो ऑब्वियस है कि भाई बच्ची है, परेशान हुई है तो उसको सपोर्ट करें। पर उसमें तकलीफ ये हो जाती है तब जब अगर वो ना भी चाहे पुलिस स्टेशन जाना, तभी भी उसको फोर्स किया जाता है कि नहीं, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा हमें। वो कौन पेरेंट्स का? पेरेंट्स या ब्रदर्स एंड सिस्टर्स या जो भी हैं, Okay. वो सारे, अगर एक बार एक आदमी मना भी कर रहा है, हमारी ऑफिस में से भी काफ़ी होता है कि मैं समझाती भी हूँ कि देखो, एक बार अगर आपने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी तो वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि एक बार क्रूअल्टी का कुछ भी चार्जेस लग जाते हैं तो हर आदमी को ऐसा डर लगने लगता है कि भाई नेक्स्ट टाइम कैसे होगा। मेरी क्लाइंट्स को मैं हमेशा समझाती हूँ कि आप पुलिस कंप्लेंट तभी करिए जब रियल में डायर कॉन्सिक्वेंसेस आ गई हों। अदरवाइज अगर हम कुछ चीज़ समाधान से निपटा सकते हैं तो वो ज़रूर करना चाहिए। जी। तो ये आपकी बात सही है कि काफ़ी समय जस्ट आउट ऑफ ईगो कि नहीं हम उसे सबक सिखाएंगे। तो मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि अपना कर्मा के बारे में हम सोचें, एक और भी ऊपर सुप्रीम पावर है जो उसको सबक सिखाएगा। हम अपना देख लें, अपना ठीक कर लें, क्योंकि बच्चियाँ जो भी पुलिस स्टेशन जाती हैं या जो भी परेशानी में होती हैं, उनको डबल परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि स्टेटमेंट दो आप एक बार, उसके बाद में स्टेटमेंट के बाद भी बावजूद भी उसको 3-4 बार बुलाया जाएगा, फिर कोर्ट में भी आपको क्रॉस एग्जामिनेशन फेस करना है। वो सारी चीज़ों में शी रीलिव्स ऑल दैट। और अगर उसके बीच में हम कुछ अच्छा रास्ता निकाल सकें या समाधान निकाल सकें या काउंसलिंग कर सकें, अब तो खैर पुलिस स्टेशन में भी काफ़ी अच्छी काउंसलिंग होने लगी है, मगर फिर भी काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं जो हमें काउंसलिंग नहीं करवाना है, हमें उन्हें सज़ा ही दिलवानी है। वो जो एक एटीट्यूड आ जाता है उससे भी परेशानी है, जो थोड़ा सा समाज का वो एटीट्यूड बदलने की भी ज़रूरत है हमें। मुझे लगता है ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स रखने चाहिए जहाँ काउंसलिंग वाली बात ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि आजकल हर एक इंसान को ऐसे लगने लगा है काउंसलिंग का मतलब मैं पागल हो गया हूँ क्या, या मैं दीवानी हूँ जो मुझे काउंसलिंग में जाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो अच्छे खासे अपना घर चला ही रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप दोनों कहीं ना कहीं टकराव के मोड पे हो, तो उस टकराव को डिफ्यूज़ करने के लिए अगर किसी तीसरे की जो तुमसे ज़्यादा अकल रखता है, उसकी समझदारी रखता है, उससे आप मिले तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत होगा। ऐसे वकील हो तो हमारे समाज में जितने भी डिवोर्स के केस हैं वो बहुत ही कम हो जाए, और ज़्यादातर लोगों की एक धारणा होती है कि वकील के पास गए हैं, लॉयर के पास गए हैं, तो डेफिनेटली वो उनकी फ़ीस ऐंठने के चक्कर में होंगे और कैसे भी करके हमारा तो काम करवा ही देंगे। मगर ऐसे वकील होते हैं जिनको अर्न करने से बजाय समाज में लोगों को जोड़ने का काम ज़्यादा करना है। बहुत सलाम है आप लोगों को कि आप ऐसा काम भी करते हैं। एक बात है, मैंने देखा भी है, हमारे ही किसी रिश्तेदार के वहाँ ऐसा हुआ कि लड़का अपनी पत्नी को वो लड़की को बहुत चाहता है,
मगर लड़की इतनी ज़्यादा परेशान करती है, घर छोड़ के बार बार चली जाती हैं। ऐसे हालात में जब उनके पेरेंट्स वो लड़के को लॉयर के पास लेकर जाते हैं कि अब तो हमें कोर्ट में केस फाइल कर ही देना है और डिवोर्स ले लेना है, मगर लड़का अभी भी उसे प्यार करता है कि नहीं मैं नहीं छोड़ना चाहता, वो लड़की आने को तैयार नहीं। ऐसे हालात में और वो लड़का प्रताड़ित है काफ़ी, मगर ऐसे हालात में फिर वकील क्या करते हैं, वो लड़की क्या करती है, क्या सिचुएशन होती है? नहीं, अगर मेरे पास आए, सपोजिंग मेरे पास ऐसा मैटर आता है, तो मैं 100% सबसे पहले हम नोटिफाई करके ज़रूर उनको बुलाना चाहते हैं। काफ़ी समय ऐसा होता है कि दोनों पार्टीज़ अगर आके सामने बैठे और बातचीत से सुलझ जाती है चीज़ें, तो छोटी सी एग्रीमेंट करके घर भी वापस जाते हैं। ऐसे कितने सारे कपल्स हैं जो आए थे डिवोर्स के लिए बट दे आर लिविंग हैप्पीली। अच्छा, तो ये समाज के लिए भी, और प्लस हमने पढ़ाई वकीलात की इसके लिए नहीं की थी कि खाली लोगों का घर तोड़ना है, पर एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ लॉयर ऑफ कोर्स, प्लस फैमिली लॉयर, आई फील कि हमारा ये पर्सनल ड्यूटी है टुवर्ड सोसाइटी कि अगर सोसाइटी में फैमिली लॉज को समझाना है तो उसको इस तरीके से भी समझाना पड़ेगा कि अल्टीमेटली हर एक जगह पे आर्बिट्रेशन आके खड़ा हो गया है आज, तो इसमें क्यों नहीं। और फैमिली लॉ में तो 100% आर्बिट्रेशन ही है, आप समझिए, क्योंकि फैमिली मैरिज वो ही खुद अपने आप में एक एडजस्टमेंट है दो ऐसे ह्यूमन बीइंग्स का जिनको आफ्टर 23 ईयर्स सेटल या 22 ईयर्स सेटल होना है। अब तो खैर और भी लंबा समय हो गया है, 30-35 भी अब लोग शादियां करने लगे हैं लेट अपना करियर बनाने के बाद। सो वहाँ अब जब ये दो पढ़े लिखे ह्यूमन बीइंग्स एक साथ में, अलग विचारधारा भी होती है काफ़ी लोगों की, तो उसको सेटल करना मीन्स उसका एडजस्टमेंट करना होता है। तो अब जो लोग, काफ़ी लोग जो डरते हैं शादियां करने से, उनका शायद ये एक कारण ये भी है, लिटिगेशन देख के भी घबराते हैं। अब लिव इन, कितने सारे लोग ऐसे बड़ौदा में इटसेल्फ हो गए हैं कि लिव इन के लिए तैयार हैं मगर हम शादी नहीं करना चाहते हैं। उसका सिर्फ यही कारण है कि जो जितने केसेस बढ़ रहे हैं, जितना हम देख रहे हैं कि भाई डाउरी एक्ट में चले जा रहे हैं लोग, डोमेस्टिक वायलेंस में आ रहा है ऑर्डर्स आपके सामने, तो परेशान आधे लोग होके शादियों से डरने लगे हैं अब। तो मुझे लगता है कि हम लोगों जैसे लोग अगर उनको समझाने की कोशिश करें, हमने अब शुरू किया था थ्रू गुजरात गवर्नमेंट के प्री मैरिटल काउंसलिंग, जैसे कॉलेज के बच्चे हैं जो 3rd ईयर या फाइनल ईयर में हैं, तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम कि हम कॉलेजेस में ही उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इफ्स एंड बट्स है मैरिजेस के, स्पेशली फॉरेन मैरिजेस के, कि भाई देखो तुमको ये समझना है, कुछ चीट नहीं होने वाला है, पर आप इतना देख के खाली कर लीजिए। तो मैरिजेस से ना घबराओ, लिव इन में जाने से बेहतर है, हमारे नाना ने जो सिखाया था वो बेटर। दिस इज़ अ इंस्टीट्यूशन जो रहेगा लाइफ टाइम, और हमारी कंट्री में तो रहना ही चाहिए, बाकी कंट्रीज का तो नहीं पता, पर हमारी संस्कृति जो सिखाती है वो सीखना चाहिए हमें। मतलब जी, ये एक संस्था है और ये संस्था में हर एक को क्या बोलते हैं, फेथ रखना ज़रूरी है, और इस फेथ को में हेल्प करने के लिए ही पीपल लाइक अस आर लिटरली वर्किंग हार्ड। स्पेशली मेरा तो आधा से ज़्यादा समय मेरा और मेरे जूनियर्स का, मैं उनको भी यही समझाती हूँ कि आप भी इसमें भले 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी हम दे पाएँ, पर हफ्ते में ऐसा समय निकालते हैं जब उनको ऐसे लेडीज़ या ऐसे मेल्स जिनको ये परेशानी है, तो काउंसलिंग करके अगर हेल्प आउट कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। जब एक पति पत्नी से, पत्नी के परिवार से प्रताड़ित होकर वकील के पास पहुंचते हैं, कितना समय उन्होंने लिया होता है कि भाई मैं तो 10 साल से झेल रहा था, अब नहीं परेशानी मुझसे उठाई जा रही है, और पहुंचते हैं, या 5 साल 2 साल, कितना डर के वो जीता है और फिर वकील के पास पहुंचता है। क्योंकि महिलाएं तो फ़ौरन चली जाती है कुछ ही समय में, पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट करते हैं और पहुंच जाती हैं महिलाएं, तो पतियों का क्या? नहीं, इसमें महिलाओं का भी साथ साथ पे ही बोलूँगी मैं, नॉट दैट कि महिला तुरंत चली जाती है, महिलाएं भी काफ़ी ऐसी हैं झेल लेती हैं, जो बरसों तक झेलती हैं, और उसके बाद भी शायद पहले ये कि भाई बच्चे हैं इसके लिए नहीं, अगर प्रेग्नेंट है तो अब बच्चा हो जाएगा मुझे, फिर शायद सुधर जाएगा हस्बैंड, बच्चा होने के बाद ये कि भाई बच्चा बड़ा होगा, उसका फ्यूचर देख लूँ, उसके बाद मैं सोचूंगी। तो देयर आर वीमेन हो, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, उसके बाद में दे कम कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तो भाई अब क्या हुआ, तो मैं तो कितने सालों से झेल रही हूँ इसे, पर अब मैंने सोचा कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब मैं इनके साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं कितने सालों से नहीं रह पा रही थी, पर अब क्योंकि मैं चाह रही थी कि बच्चे मेरे बड़े हो जाए, सेटल हो जाएं, उसके बाद में मैं अपने बारे में सोचूंगी। तो फीमेल्स भी होती हैं ऐसी,
मेल्स भी खैर ऐसे काफ़ी देखे हैं हमने, पर अभी के जनरेशन में और स्पेशली कोरोना के बाद वाला जनरेशन जो है, उनको मैं अलग डेफिनेशन इसके लिए दूंगी, उस पर मैं बता रही हूँ उसके बाद में। पर हाल फिलहाल जो है टॉलरेंस लेवल एजुकेशन के बाद काफ़ी कम हो गया है। यानी यंगस्टर्स एजुकेशन से नुकसान ये हुआ है कि टॉलरेंस पावर बिल्कुल जीरो हो गया है, क्योंकि दोनों ही काम करते हैं, स्ट्रेस में दोनों ही है, दोनों को ही अपने अपने टारगेट्स सेट करने हैं, दोनों को काम का इक्वल प्रेशर है, दोनों ही एक बिल्कुल एक सरीके के समझदार हैं। पर उसमें होता क्या है, मेल का रोल एंड फीमेल के रोल में ऊपर वाले ने ही वो सृष्टि ऐसी बनाई है कि भाई आपका जो फीमेल रोल है इट इज अ बिट डिफिकल्ट देन अ मेल्स रोल। सॉरी फॉर द मेल्स, बट यस डिफिकल्ट इसके लिए कि वो उसको घर आके उसका रोल खत्म नहीं हो जाता है, उसका एक नया रोल शुरू होता है, तो वो डबल टाइम होता है, ओवर टाइम होता है उसका, तो वो स्ट्रेस लेवल एक अलग तरीके का होता है। जी जी। अब काफ़ी फैमिलीज़ में ये होगा कि अगर बहू आती है तो बहुत सारी फैमिली इतनी भी अमीर नहीं हो जाती हैं कि भाई हमने नौकर रख लिया वही सब काम कर लेगा, उसे आके घर पे भी काम करना होता है। वो स्ट्रेस लेवल को सेट डाउन करने के लिए या डाइल्यूट करने के लिए हस्बैंड के पास ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम थक गया है तो बस अब आप आप मुझे एंटरटेन करो काइंड्स। काफ़ी समय ऐसा होता है कि लड़ाई यहीं से शुरू होती है। जी जी जी। तो वो जो होड़ है, मुझे लगता है फीमेल्स के लिए स्पेशली, वो होड़ में हमें अपने आप को काउंसिल करवाना ही पड़ेगा। या तो हम काम करें, और काम करके अगर हम दोनों में तालमेल नहीं बैठा सकते हैं तो हमें हस्बैंड को भी ले जाओ साथ में अपने, पर इसको एक वर्कआउट करो। पर वर्कआउट करने की जगह सबसे पहले यही होता है कि मैं तुमसे अब भरपाई, हमको डिवोर्स ही लेना पड़ेगा, बिकॉज ये लाइफ मुझसे नहीं चलती है। और शायद कहीं ना कहीं एजुकेशन को, इसके लिए मैं कह रही हूँ कि एजुकेशन को पॉजिटिव लेने की जगह हम अपने राइट्स के बारे में बात करते हैं, ऑब्लिगेशंस नहीं देखते हैं, नंबर 1। और कहीं फीमेल अब मेल की तरह सोचने लगी है। अच्छा। एज फार एज मनी इज कंसर्न, लाइक सी हमारी सोसाइटी में मेल एंड फीमेल इनिशियली देन was not a compatibility in kinds of money. बिल्कुल। अर्निंग कैपेसिटी मेल की है, इसके लिए मेल एक अलग तरीके से सोचता है जी। फीमेल एक अलग तरीके से सोचती थी क्योंकि वो कमाते नहीं थी तब। अब वो भी कमाने लगी है, तो वो दोनों एट पार सोचते हैं। सोचने में कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है। मैं खुद भी कह रही हूँ कि आई रन द हाउस, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपकी जो फेमिनिटी है, जिस दिन आपने उसको खोया उस दिन परेशानी शुरू हुई, बिकॉज अब है ही हमारी पेट्राइकल सोसाइटी, हम उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर हम अमेरिका बन गए तो हम अमेरिका जैसे ही रह जाएंगे, जहाँ अक्रॉस द काउंटर्स डिवोर्स हो रहे हैं आजकल। तो मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है इस चीज़ को कि हम एप कर रहे हैं हर चीज़ को, हर चीज़ को कॉपी करे जा रहे हैं, पर ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारी अपनी एक संस्कृति है जो बहुत ब्यूटीफुल है, और शायद अभी भी विथ एजुकेशन और ब्यूटीफाई कर सकते हैं हम उसको। एजुकेशन की माने सिर्फ ये नहीं है कि किसी को हैरेस करना, एजुकेशन की माने ये भी है कि हम किस तरीके से हेल्प लेके सोसाइटी में एक ऐसा इंसान जो अगर फैमिली काउंसिल कर रहा है तो उसका हेल्प लेके हम अपनी फैमिली को ब्यूटीफाई क्यों नहीं कर सकते हैं, बनिस्बत इसके कि हम कोर्ट ही चले। तो फैमिली कोर्ट का जो गठन भी हुआ उसका भी मेन कारण यही है कि जो काउंसलिंग करते हैं वो काउंसलर्स भी यही समझाने की कोशिश करते हैं कि बनाने में बहुत समय लगा, आपका एक शादी टूटेगी और दूसरी हो जाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनके बारे में सोचिए, वापस आपको शून्य से ही शुरू करना पड़ेगा जब भी आप अलग होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक बहुत गलत बात हो जाती है जब छोटे छोटे मुद्दों को लेकर डिवोर्स हो जाते हैं। इसमें एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी मैं कि इतने ज़्यादा बार बार सबिहा जी कह रही हैं काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, काउंसलर अपना अपना तरीके से लोगों को समझा रहे हैं, तो ये इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी है कि हम और हमारे बच्चे दादा दादी के पास, नाना नानी के पास कम से कम बैठते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बात कि बिल्कुल हम सही है, उन्हीं के पास थोड़ा बिल्कुल टाइम सही स्पेंड है, क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है जी। और किसी भी जो भी नई ब्याहता आती है फैमिली में उसे अपना फैमिली अलग से शुरू करना होता है, क्योंकि वो एक लड़के से उस लड़के से शादी करके आती है जिसे वो पसंद करती है, चाहती है। वो पूरे परिवार से शादी नहीं करती है जो पहले हुआ करता था, वो भी बदलाव आया है बहुत। और वो न्यूक्लियर फैमिली ना होने से उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं
वो ये जो आप बता रहे हैं घरेलू हिंसा ये वो जो भी है, जी। फिर वो साइड इफ़ेक्ट्स होने ही वाले हैं आपके, क्योंकि आपको अपनी फैमिली, बच्चे कहाँ बड़े हो जाते थे पता भी नहीं चलता था। जी। अब ये हो गया है कि एक बच्चे को तुम संभालो, सुबह में तुम संभालो तो दोपहर को मैं संभालूंगी, वैसा वाला हाल हो गया है। अब आधे से ज़्यादा बच्चे या तो क्रश में या नानीज के पास रहते हैं, क्योंकि दोनों पेरेंट्स काम करते हैं। तो उसमें भी अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसमें और भी बदलाव आएंगे, आप देखेंगे। जी। शहर और गांव में ऐसे किस्से किस तरह के सामने आते हैं? एक तो एग्जांपल आपने दिया कि वो अब थोड़ा सा मतलब बदलाव आया है अपने अपने राइट्स को लेके, मगर फिर भी गांव में अभी तक उतनी जागरूकता नहीं आई है जितनी आनी चाहिए एज फार एज डोमेस्टिक वायलेंस इज कंसर्न, क्योंकि वहाँ अभी भी शराब पी के अगर पति मारता है तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो उसका हक है। अगर 2-3 थप्पड़ मार भी दी तो उससे क्या हो गया, क्योंकि उसने दूसरों को भी देखा ही है, देखा ऐसा कि है ये तो पूरे, होता ही है। हाँ, कि वो हर रोज शाम को आके यही करेगा, उसमें तो क्या परेशानी है। वो सुबह में तो ठीक रहता है ना, मेरे बच्चों को और मुझे खाना तो देता है, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो उनकी परिभाषा क्रूएल्टी की बिल्कुल अलग है। आपने जिक्र किया बीच में कोरोना काल का, मैं उसी मुद्दे पर आऊंगी कि कोरोना काल एक ऐसा समय बिताया हमने कि ज़्यादा से ज़्यादा उस वक्त हम पूरा परिवार एक साथ में रहा। परिवार पूरा नहीं था तो पति पत्नी और बच्चे, माँ बाप भले अलग रह रहे हैं मगर पति पत्नी सबसे ज़्यादा साथ में रहे। तो इससे कितना फ़ायदा हुआ समाज में पति पत्नियों को, क्योंकि शिकायतें यही रहती हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तुम मुझे समय नहीं देते हो, तुम मुझे समय नहीं देती है, ये झगड़े का कारण हुआ करता था। तो समय जब मिला तो उससे क्या बाहर आया? नहीं, उसमें 2 बड़ी फ़नी चीज़ें आई हैं बाहर। एक तो ये कि काफ़ी लोग जिनके पास नहीं था टाइम, वो अपने आप से स्पेंड कर सके, जो लड़ाइयों के काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी लड़ाइयाँ सुलझा ली अच्छा इसमें, और प्लान कर लिया अपनी फैमिली को। कितने लोगों ने अपना बेबी प्लान कर लिया, तो बहुत अच्छी भी चीज़ें हुई। साथ साथ में ऐसी भी कुछ न्यूक्लियर फैमिलीज हैं जो अपने अपने कंफर्ट लेवल्स ढूंढ लिए थे उन्होंने कहीं ना कहीं बाहर। वो हमारी सोसाइटी की एक बड़ा भद्दा चीज़ है, पर वो पूरी दुनिया में है, उसको हम नकार नहीं सकते कि जहाँ भी वर्किंग वुमेन है या वर्किंग मेल्स हैं, उसमें 5% ऐसा एक तबका है जिन्होंने अपने अपने कंफर्ट जोन्स कहीं और संभाले हुए हैं। अच्छा। और वो पूरे दिन की नौकरियां होती हैं उनकी, मॉर्निंग टिल इवनिंग। अब शाम को आके अगर आप बीवी के साथ अच्छे से रहते भी हैं तो ज़्यादा मसला नहीं होता है, क्योंकि आप वहाँ तक अपने आप को सेटल करके स्ट्रेस फ्री होके आए हैं। अब क्या हुआ कोरोना में, एवरीबडी लॉकडाउन में लॉक हो गए। अब लॉक होने के बाद पता चला जो कंफर्ट जोन है उससे काफ़ी दूर हैं हम। मोबाइल फ़ोन्स भी अब आपकी बीवी ही एक्सेस करती थी, आपके हस्बैंड ही एक्सेस करते थे। उस चक्कर में आप मानोगे नहीं गायत्री, हमारे पास काफ़ी मैटर्स आई जहाँ म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स होने लगे। मैं खुद परेशान थी कि इतने सारे म्यूचुअल कंसेंट सून आफ्टर ओपनिंग ऑफ लॉकडाउन क्यों। पर उसका एक कारण यही फिर मेरे को दिमाग में आया जब हमने बहुत ज़्यादा उसको कुरेदा, तो पता चला कि ये एक कारण है कि हर आदमी ने अपने अपने कंफर्ट जोन्स ढूंढ निकाले हैं। इसमें और महिलाएं भी हैं और मेल्स भी हैं, हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छा। पहले ऐसा था कि भाई मेल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, ऐसा नहीं है, दोनों जगह पे हैं ये चीज़ें। और अब जो बाहर आया वो 5% में से बाहर आया है कि हम अकेले थोड़ा टाइम तो रह सकते हैं हम साथ में। तो अब उन्होंने रियलाइज किया कि यू आर नॉट माई टाइप्स। यानी कोरोना काल ने कहीं अच्छा किया है, वहाँ बुरा भी बहुत किया है। बाकी काफ़ी लोग मिले भी और काफ़ी अच्छा भी हुआ, काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद उन्हें समझ भी आया एक दूसरे के बारे में, समझने का समय भी मिला। पति पत्नी से जब एक पति पत्नी से पीड़ित होकर लॉयर के पास जाता है, कानून का दरवाज़ा खटखटाता है, तो उसको हमारे न्यायालय में किस तरह सुना जाता है? क्या क्योंकि ज़्यादातर जैसे हम बात कर रहे हैं उसमें भी महिलाएं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, वैसे पति अब जब जाते हैं तो कानून उनको किस तरह सुनता है, कैसे सपोर्ट करता है? नहीं, अब जैसे कि हस्बैंड्स, अब पहले शुरू में ये था एक टैबू जैसा सब्जेक्ट हो गया था कि अगर आप डिवोर्स के लिए जा रहे हैं तो मतलब आपका तो कहीं चक्कर होगा, इसी के लिए आपको डिवोर्स दिया जा रहा है, या तो आप ही में कुछ कमी है इसके लिए जा रहे हैं। पर अब काफ़ी बदलाव आया है इस बात में कि हस्बैंड्स खुद से डिवोर्स मांगने लगे हैं। मैंने इसी के लिए कहा कि 75% ऑफ माई क्लाइंट्स आर मेल्स, तो उसमें बदलाव आया है। अब जैसे कि एक
498A हो गया आपके ऊपर, एक डोमेस्टिक वायलेंस फाइल हुआ। अब तकलीफ सबसे बड़ी मुझे यही है कि जहाँ भी लॉयर्स का इन्वॉल्वमेंट आता है तो काफ़ी जगह पर उसको ये सलाह दी जाती है कि तुम एक साथ ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, प्लस जैसे आपने कहा फैमिली खुद भी उसको सपोर्ट करती है कि तुम ये सारी केसेस फाइल कर दो एक बारी में। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि गलत केसेस फाइल हो रहे हैं, बहुत सारे जेन्युइन केसेस भी हो रहे हैं, पर उसके साथ में हम जिनकी बात कर रहे हैं जहाँ जेन्युइनली हस्बैंड्स को हैरेस किया जाता है, वहाँ 8-9 केसेस अगर हो गए हैं, और खाली हस्बैंड पे नहीं, उसके पेरेंट्स पे भी, उसकी शादी हो गई हुई बहन पर भी होंगे, उसके दादा दादी जो अलग रहते हैं उनके ऊपर भी हो गए हैं, उसके पेरेंट्स अगर अलग रहते हैं उन पर भी केस है। तो ये सब कुल मिला के जो क्रूअल्टी का बेस बनता है, उससे हस्बैंड जब भी डिवोर्स के लिए कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट सुनती भी है, और अगर करेक्ट एविडेंस मिलता है उन्हें तो कितने लोगों को उसी ऑन द बेसिस ऑफ क्रूअल्टी डिवोर्स भी मिलता है। मगर महिलाओं का ज़्यादा दबदबा रहा है ऐसे जगहों पर, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा परेशान होकर जाती थी। तो कोर्ट की ओर से कभी ऐसा हुआ है कि मेल को ना सुना जाए, बोले नहीं नहीं तुम्हारा ऐसा ही होगा, किस तरह नहीं, से? एविडेंस तो देखती है कोर्ट जी। ऐसा आम तौर पर जहाँ चर्चाएं होती हैं वहाँ ज़रूर फीमेल्स का बोलबाला है, पर कोर्ट्स में ऐसा नहीं है। कोर्ट्स में हाँ थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सिंपैथी वेव 100% वीमेन की तरफ जाती है, बिकॉज विमेन ओरिएंटेड लॉज ही इसके लिए बने हैं कि वो परेशान रही इतने सालों तक या इतने सदियों तक। पर अगेन कमिंग टू दिस पॉइंट के जहाँ तक मेल्स का सवाल है, तो कोर्ट वो उसमें पैरिटी रखती है कि भाई जितनी फीमेल को परेशानी हो सकती है उतनी मेल को भी परेशानी हो सकती है। तो हिंदू मैरिज एक्ट में खाली ऐसा नहीं है कि खाली फीमेल को इतने इतने पॉइंट्स से डिवोर्स मिलेगा, उसमें हस्बैंड्स के लिए भी उतना ही इक्वल है। सो दे कंसिडर दैट, और 100% एविडेंस पर ही जाएगी कोर्ट, अगर जाएगी तभी भी। खाली इतना रहता है कि जहाँ कस्टडी की मैटर्स आती हैं वहाँ फीमेल्स को अगर जेन्युइन भी मैटर हो हस्बैंड की, तभी भी आजकल जैसा निकला है कि भाई नहीं, अगर फादर है तो डॉटर बच्ची है छोटी तो उसको ओवरनाइट हम नहीं देंगे। तो वो जो है वो थोड़ा परेशान मुझे भी करता है ये चीज़ कि जॉइंट कस्टडी की मैटर अभी भी इस कंट्री में नहीं उठाई जा रही है सही तरीके से। बॉम्बे जैसे मेट्रोज में अभी रूल्स बन गए, पर हमारी जैसे स्टेट में जो इतना प्रोग्रेसिव है पर अभी भी जॉइंट कस्टडी की कोई बात नहीं करता है। बच्चों की कस्टडी की जहाँ बात आती है वहाँ बहुत पेनफुल सिचुएशन हो जाता है। आखिरी सवाल, महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं महिलाओं के फेवर में, महिलाएं जैसे आप कह रही हैं बार बार कि बहुत सालों तक झेला है, सदियों से झेलती आई है, तो अभी जब उनके लिए इतना अच्छा कानून बनाया गया है, मेल के लिए, पुरुषों के लिए काफ़ी सख्ती बरती जा रही है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं महिलाएं, महिला का परिवार? हाँ, काफ़ी मैटर्स आती हैं अब, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बार तो आई थिंक अभी आज सुबह में ही मेरे सीनियर ही हमको एक केस सुना रहे थे, उन्होंने ही पढ़ा कुछ, आज सुबह की जजमेंट की ही बात हो रही थी। तो ही वाज सेइंग कि कोर्ट ने बड़ी सख्ती से फाइन किया है उसको रॉन्ग कंप्लेंट फाइल करने के लिए। तो काफ़ी ऐसी मैटर्स आती हैं जहाँ मिसयूज़ होता है लॉ, और मेरा जैसे मैंने कहा आपको कि उसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं। ईगो सबसे बड़ा, बिल्कुल, कि मैं तुम्हें दिखा दूंगी अगर मैटर्स हैं कि नहीं है, मगर मैं तुम्हें दिखाऊंगी इस चीज़ के लिए। तो एटीट्यूड में जैसे मैं कह रही हूँ आपको अभी भी कि प्री मैरिटल एंड पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग जैसी चीज़ हमारी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और रखनी भी चाहिए। बिल्कुल, नहीं तो अकेला अगर लॉ की बात करेंगे तो लॉज बहुत कम समझ में आते हैं लोगों को, और उसका मिसयूज़ करना, जो एक खित्ता जो और जितने लोग हैं जो उनको समझाने वाले हैं, अगर उनमें कायदे के लोग नहीं हुए तो मतलब क्या बोलेंगे उसको, मिसयूज़ ज़्यादा होगा यूज़ के हिसाब से। प्लस अभी भी 20% ही महिलाएं ऐसी हैं जो सही कंप्लेंट करती हैं। अच्छा, 20% जेन्युइन मैटर्स अगर आप उठाएं कोई भी 498 की मैटर, तो पिछले 20 साल में आपको 1 या 2 कन्विक्शन दिखेंगे। उसका कारण ही ये है कि आप प्रूव ही नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर जगह पर अगर आप सख्ती बरतना ही चाहिए अगर गलत हुआ है तो, पर जहाँ नहीं हुआ है वहाँ यू हैव टू मेक श्योर कि थोड़ा सही कायदे से चले हम। पर वो इश्यूज़ हैं ही, मिसयूज़ होता है काफ़ी लॉ, एंड आई रियली फील बैड, पर है सो है, भले ही मैं विमेन हूँ पर बोलना पड़ता है।
सही है। आखिर में क्या सलाह दोगे सभी उन पति पत्नियों को, सभी उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे पति पत्नी बनने जा रहे हैं, बनने वाले हैं, उन सबको क्या कहोगे आखिर? मेरा तो सही में सबसे पहले तो ये कहना है कि अगर आप मैरिज जैसे ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं तो बिना झिझक के पूरी फैमिली को अपनाइए। फीमेल्स के लिए कह रही हूँ मैं। एंड एज फार एज हस्बैंड्स आर कंसर्न्ड, उतनी ही रिस्पेक्ट आपको देनी पड़ेगी जितनी आप अपनी मदर या सिस्टर को देते हैं। तो मुझे नहीं लगता है इतना डिफ़िकल्ट है ये मैरिज को झेलना। मैरिज एक एडजस्टमेंट ज़रूर है मगर ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट है। तो कोर्ट और कचहरी जो है बहुत लिमिटेड लोगों के लिए रखनी चाहिए जो जेन्युइनली परेशान हो। पर जहाँ तक मेरा अभी भी कहना है कि अगर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लॉयर्स की जगह किसी फैमिली काउंसलर के पास जाएं तो वो बहुत अच्छे से सेट हो जाए। और हमारी सोसाइटी में ये जो झगड़ा और हर रोज़ का पेपर में, न्यूज़पेपर्स में आता है कि आज वो जेल में चला गया, आज ये जेल में चला गया, उसके बेहतर में ये है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे अच्छे मैरिज काउंसलर्स हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए बनिस्बत ये कि हम कोर्ट में पहुँचे और एक दूसरे का पूरा कच्चा चिट्ठा वहाँ निकालें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साबिया जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब एक बेटी बेटे की हम शादी करते हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाते हैं। अब ये चलन हो गया है कि गायनेक के पास में जाएं, उनको समझें, बहुत ज़रूरी है, मैं मानती हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगर उसी के साथ साथ में इस शादी को बहुत अच्छे तरीके से निभाने के लिए, बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी बनाने के लिए ऐसे काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद आप इस बात से सहमत न हो कि हम क्यों काउंसलर के पास में जाएं, तो अपने ही घर के बुज़ुर्गों के पास, अपने ही घर के, अपने परिवार के जो बहुत समझदार लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा अलग सोचते हैं, ऐसे लोगों के पास में जाना बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। और एक और बात जो मेरे पापा हमेशा कहा करते थे और वो करते भी थे कि जब एक लड़की की या लड़की की शादी हो रही है तब उनको ऐसी किताबें गिफ्ट करिए ताकि वो ज़िंदगी को अच्छे से पढ़ पाएँ। लग्न सागर फादर वालेस ने इतनी खूबसूरत किताब लिखी है। ऐसी किताब को हम अगर गिफ्ट करते हैं तो सही मायनों में शादी को समझना हमारे समाज के लिए, हमारे समाज में आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साबिया जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आप हमारे साथ जुड़े रहें। VNM TV की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, इंस्टा, ट्विटर। VNM TV की वेबसाइट है जहां हम आपके लिए खबरें और ऐसी खास चर्चा लेकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।